नमस्कार। कक्षा 12 के इतिहास में आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम प्राचीन। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ पर आधारित होता है। यानी मौर्य साम्राज्य के साथ ही भारत पर एक ऐसी प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत होती है जो अमिट छाप छोड़ती है। जो मौर्य साम्राज्य है, इसके इतिहास के विषय में हमें जो विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है वो ये है। हमें किसी भी, हमने पहले पाठ में पढ़ा है कि हमें इतिहास की जानकारी साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, जिसमें मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी मिलती है वह हमें सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें इस साम्राज्य की जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पर है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, ये बुक्स के नाम है और ये राइटर के नाम है। इस पर छोटे प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 3 पर है सोमदेव की कथा सागर। सोमदेव की कथा सरित सागर, इन सब में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया। चौथा है क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, इनमें भी हमें इनके बारे में लिखा हुआ मिलता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें साहित्यिक स्रोत है, जो हमें बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी थी। और इसमें सबसे प्रमुख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब जो मौर्य साम्राज्य है वह कब शुरू होता है? 322 से 185 ईसा पूर्व। देखिए, ईसा पूर्व का मतलब है इसे ईसा मसीह के जन्म से पहले का, यानी बैक काउंटिंग किया गया है, बीसी बोला जाता है। तो ये वहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि शुरुआत का समय किसी को भी ध्यान में नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला शासक आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहे। देखिए, इनके ये गुरु थे चाणक्य यानी कौटिल्य, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। प्लूटार्क बताते हैं कि 6 लाख सेना, प्लूटार्क बताते हैं कि इनके पास में 6 लाख सेना थी। और जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसके अंदर, अभिलेख के अंतर्गत चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त कहा गया है, ये बात हमें जूनागढ़ अभिलेख से साक्ष्य से मिलता है। इन्होंने कहा है, प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख सेना के द्वारा इन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। उत्तर पश्चिम के अंदर सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त करवाया। यानी सिकंदर, इनके आने के समय सिकंदर पहले था, लेकिन फिर सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारियों ने उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार रखा था, उस स्थान को इन्होंने मुक्त करवाया। नंदवंश का इन्होंने उन्मूलन किया और सैल्यूक उसके साथ पराजित करके संधि की। ठीक है, 305 ईस्वी, 305 ईसा पूर्व सैल्यूकस के साथ में ये जो सिकंदर था उसका उत्तराधिकारी था, किसके साथ में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में सैल्यूकस पराजित हुआ और इन्होंने उसके साथ में संधि। संधि के अंतर्गत कुछ प्रमुख शर्तें, जिसमें हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया गया और सैल्यूकस ने कुछ स्थान एरिया
एसिया, जैड्रोसिया इत्यादि ये कुछ स्थान थे, वह इन्हें दहेज में दिए। और प्लूटार्क बताता है कि 500 हाथी भी इन्होंने इन्हें उपहार में दिए। और चंद्रगुप्त चाणक्य के मेगस्थनीज के इंडिका से और अहनानूर और मुरनानूर से इन सब चीजों की हमें जानकारी मिलती है। इस पर भी प्रश्न आता है 2 नंबर का कि सेल्यूकस के साथ युद्ध में जो संधि की शर्तें थी वह प्रमुख शर्तें क्या थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य है वह एक कुशल योद्धा थे और एक सेना नायक थे और महाविजेता भी थे। इनका जो अंतिम समय है वह श्रवण बेलगोला जो मैसूर कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला जो मैसूर में है और मैसूर है कर्नाटक में। यहाँ पर इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और सलेखना विधि से अपने अंतिम जो अपना शरीर है वह त्याग दिया था। यानी उन्होंने भद्रबाहु से, अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा को ग्रहण किया और सलेखना विधि के अंतर्गत उपवास के द्वारा अन्न जल त्याग कर अपने शरीर को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु हुई। उसके बाद में आता है इनका पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आता है बिंदुसार। बिंदुसार का समय 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। देखिए बिंदुसार के बारे में कहा जाता है, यूनानी शासक है उन्होंने कहा है अमित्रोचेटस, यानी नाम दिया है यूनानियों ने इन्हें कहा है अमित्रोचेटस और स्ट्रेबो ने इन्हें कहा है अलिट्रोकेटस। और फ्लीट ने इन्हें अमित्र घात कहा है। फ्लीट ने इन्हें कहा है अमित्र घात, यानी शत्रुओं का दमन करने वाला। ये कुछ इन्हें संज्ञाएं दी गई है इनके नाम के अनुसार। अब दिव्य वरदान में हमें ये जानकारी मिलती है कि इनके समय में तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए थे, क्योंकि बिंदुसार ने अधिक कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने पिता के द्वारा सौंपे हुए साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, ना उसे बढ़ाया और ना ही उसे कम होने दिया। इनके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जो इन्होंने अपने पुत्रों को भेजकर उनका दमन करवाया था। इनके समय में जो यूनानी राजदूत था इन्होंने एंटिकियोस प्रथम से एंटिकियोस प्रथम ने अपना राजदूत भेजा था इनके यहाँ पर डाइमेकस अपना एक यूनानी राजदूत भेजा था, जिनसे इन्होंने एंटिकियोस प्रथम से कहा था कि आप उस राजदूत के साथ में 3 चीजें भेजेंगे। एक तो थे मदिरा, दूसरा था सूखे अंजीर और तीसरे नंबर पर एक दार्शनिक भेजने की इन्होंने प्रार्थना की। ये 3 चीजें इन्होंने मंगवाई। इसके अलावा इनके बारे में ज्यादा कुछ अपने बुक में दिया नहीं है। तो इस प्रकार बिंदुसार का जो शासन है वह केवल इतना ही था। इनके बाद आते हैं अशोक। जो हमारा महत्वपूर्ण रहता है प्रश्न वह अशोक से संबंधित ही रहता है। यानी इनके पुत्र बिंदुसार के पुत्र अशोक, जिनका समय है 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक को बिंदुसार के बाद में
4 वर्ष तक सत्ता का संघर्ष करने के बाद में अशोक को साम्राज्य मिला। 269 ईसा पूर्व में वे गद्दी पर बैठे। 269 ईसा पूर्व वे गद्दी पर बैठे थे अशोक। इनको देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी नाम की 2 संज्ञाएं दी गई थी। अशोक को देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी संज्ञा दी गई। 2 अभिलेख है, मस्की और गुजरात। मस्की और गुजरात अभिलेख है। सर्वप्रथम इन 2 में अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है, यानी इनका नाम अशोक था। यह बात हमें मस्की और गुजरात अभिलेख से ज्ञात होगी। अपने अभिषेक के 7वें वर्ष में इन्होंने कश्मीर से लेकर खोतान तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इन्होंने नेपाल में ललित पतन की स्थापना की, ललित पतन नगर की स्थापना की नेपाल में। 7वें वर्ष में इन्होंने कश्मीर से खोतान अपने राज्य को बढ़ाया। एक युग पुरुष के रूप में हम अशोक ने मौर्य साम्राज्य को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने जो धर्म व अन्य जो नीतियां हैं वे आज भी प्रासंगिक है। ये सार्वभौमिक, सार्वजनिक और सार्वयुगीन है। क्या चीज? धर्म की नीतियां हैं जो सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वयुगीन है। ये अकेले राष्ट्र की ही नहीं, विश्व की भी धरोहर है। अशोक ने पितृवस्तु शासन का सिद्धांत दिया और इन्होंने लोक कल्याण को राज्य का उद्देश्य बताया। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अशोक के बारे में जो और अधिक है वह हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।